Hello everyone, welcome back, and this is the third lecture of solution in colligative properties. So we are discussing about vapor pressure in this lecture. Liquid solution where the solvent is liquid. Liquid solution जहाँ पे आपका solvent हमेशा liquid होगा, जैसे कि मैंने starting lecture में बताया था कि दो component में एक component जो है आपका solvent that will be fixed, that will be a liquid. Vapor pressure क्या है, वेपर प्रेशर क्या है वो हम देखेंगे। और वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन जिसमें सोल्यूट भी लिक्विड है, सॉल्वेंट तो लिक्विड है ही, तो लिक्विड एंड लिक्विड जहाँ पर दोनों जो कंपोनेंट्स हैं दैट आर वोलेटाइल। तो वोलेटाइल कंपोनेंट का मतलब क्या होता है? वोलेटाइल कंपोनेंट मतलब जो जल्दी जल्दी उड़ जाते हैं, विच गेट्स इवेपोरेटेड एट फास्टर रेट, तो उनको हम कहते हैं वोलेटाइल। तो बहुत बार आपने देखा होगा पेट्रोल पड़ा हुआ है रोड पे, तो गिर जाता है तो फटाफट उड़ने लग जाता है। फिर दूसरी चीज़ें जो हैं जल्दी जल्दी उड़ जाती है। एसीटोन देखा होगा, आपका नेल पॉलिश रिमूवर देखा होगा जो फटाक से उड़ जाता है। आप उसको बस खोलते हो, ठंडा ठंडा लगता है हाथ पे, और थोड़े टाइम बाद देखो तो अरे गीला गीला गायब, और अब वो उड़ गया है। दूसरा वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन सॉलिड एंड लिक्विड। सॉलिड नॉन वोलेटाइल है, मतलब कि वो उड़ेगा नहीं, ठीक है, तो उसकी तरफ से कोई भी कंट्रीब्यूशन जो है वो वेपर प्रेशर में नहीं होगा। सिर्फ जो लिक्विड वोलेटाइल है आपका सॉल्वेंट वो ही देगा कंट्रीब्यूशन इन वेपर प्रेशर। तो ये सारी चीज़ें आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले बात करते हैं वेपर प्रेशर की। तो यू कैन सी कि यहाँ पे एक डायग्राम बनाया हुआ है मैंने, दिस इज़ इवैक्यूएटेड, और यहाँ पर ये जुड़ा हुआ है एक मैनोमीटर से। मैनोमीटर इस्तेमाल होता है किस चीज़ के लिए? प्रेशर को पता करने के लिए। तो यू कैन सी आपको आगे आएगा चैप्टर दैट इज सरफेस टेंशन, जिसमें आप सरफेस मॉलिक्यूल्स के ऊपर जो टेंशन होता है, आजू बाजू से जो खिंचाव होते हैं मॉलिक्यूल को, यहाँ वहाँ से जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन खींच रहे होते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में हम उस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर यू कैन सी कि ये जो ब्लू है ये सारे सरफेस मॉलिक्यूल्स हैं। अगर मैं यहाँ पर एनर्जी सप्लाई करूँ तो सबसे पहले उड़ने वाले मॉलिक्यूल्स कौन से होंगे? ये होंगे, और फिर जो इसके नीचे वाले मॉलिक्यूल्स हैं उसे हम कहते हैं बल्क मॉलिक्यूल्स। अब ये जो रेड एरो है आपको दिखाई दे रहा है कि सरफेस मॉलिक्यूल्स को यहाँ से खींचा जा रहा है, नीचे की तरफ से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिल रहे हैं, पर वहाँ पर अगर आप बल्क मॉलिक्यूल को देखो तो वो हर तरफ से खींचे जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर सरफेस एनर्जी जो है दैट विल बी मोर, काइनेटिक एनर्जी इज़ मोर, कि वो उड़ने के लिए अगर एनर्जी दे तो वो एक दूसरे से दूर होने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, हवा में उड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं जल्दी इवेपोरेट होते हैं कंपेयर टू बल्क मॉलिक्यूल्स। वाई? क्योंकि वहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम ऑब्जर्व होता है, सिर्फ नीचे के मॉलिक्यूल्स उन्हें खींच रहे होते हैं अपने पास, जो कि जैसे मैंने बताया। वही बल्क मॉलिक्यूल्स ऑल अराउंड से अट्रैक्शन महसूस करते हैं, तो उनका इवेपोरेशन होने के लिए उन्हें सरफेस पे आना पड़ेगा, और सरफेस पे आने के लिए क्या करना पड़ेगा? सरफेस के मॉलिक्यूल्स को यहाँ से हटना पड़ेगा, वैकेंसी बनानी पड़ेगी यहाँ पे बल्क मॉलिक्यूल्स के, तब वो आएंगे। और वो कब होगा? जब वो उड़ेंगे, ठीक है। और वो उड़ने के लिए उनको अपना वेपर प्रेशर अटेंड करना पड़ेगा। ऑल सरफेस मॉलिक्यूल्स बनने के लिए पहले सरफेस मॉलिक्यूल्स का उड़ना या जगह खाली करना ज़रूरी है। तो सबसे पहले सरफेस मॉलिक्यूल्स उड़ेंगे, मतलब कि इवेपोरेट होंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी, सरफेस एनर्जी ज़्यादा होगी। अगर कंटेनर ओपन हुआ तो लिक्विड का वेट कम होगा इवेपोरेट होने पर। तो मान लेते हैं कि ये जो कंटेनर है बंद हुआ, इसको हम खोल देते हैं, तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ के वो तो उड़ जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे। तो जो चीज़ ऊपर चली गई है, ठीक है, उड़ गई है, मतलब यहाँ पर जो वाटर मॉलिक्यूल्स थे वो उड़ गए हैं, तो ये तो कम होते चला जाएगा ना। कि अगर पानी इतना भरा हुआ है और उसको आप बॉईल करते रहे तो इवेपोरेशन रेट चलता चला जाएगा, तो पानी का लेवल तो कम हो जाएगा। समझ में आ रही बात? तो उसके मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो कम हो जाएंगे इवेपोरेट होने पर। तो रीज़न ऊपर हमने यहाँ पर समझाया है, इसीलिए ओपन कंटेनर में वेपर प्रेशर की बात नहीं कर सकते, बिकॉज प्रेशर कैलकुलेट कैसे होगा? जब उड़ जाएगा, तो जब उड़ जाएगा वेपर तो उसके प्रेशर आप कैलकुलेट करोगे कैसे? इसलिए यहाँ पे हमने क्लोज कंटेनर लिया है। तो वेपर प्रेशर की बातें हम लोग क्लोज कंटेनर में करेंगे कि इस पर्टिकुलर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हम लोग यहाँ पे मापेंगे। आई होप दिस इज़ क्लियर। तो अब आते हैं हम लोग वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन पे। तो वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन में सबसे पहला हमने स्टार्टिंग में देखा था कि लिक्विड सोल्यूशन की हम बात करेंगे, जिसमें लिक्विड सोल्यूट है, लिक्विड सॉल्वेंट है, बोथ आर वोलेटाइल। बोथ आर वोलेटाइल का मतलब क्या है कि दोनों ही वेपर प्रेशर एग्जर्ट करेंगे, और तो अगर दोनों ही वेपर प्रेशर एग्जर्ट करेंगे मतलब दोनों ही रिस्पॉन्सिबल हैं सोल्यूशन के वेपर प्रेशर पे। तो सबसे पहला यू कैन सी यहाँ पर एक क्लोज कंटेनर है, तो इसके अंदर जो है, ठीक है, मॉलिक्यूल्स, ये प्योर लिक्विड ए है,
और यहाँ पर जो दूसरा वाला है दैट इज़ प्योर लिक्विड बी। अब दोनों में से जिसका भी क्वांटिटी ज़्यादा होगा दैट विल बी सॉल्वेंट और दूसरा विल बी सोल्यूट। तो इसका जो वेपर प्रेशर है दैट इज़ P0 A और इसका जो वेपर प्रेशर है दैट विल बी P0 B। जब इन दोनों को हमने मिक्स कर दिया तो ये जो रिजल्टेंट सोल्यूशन बना है इसके अंदर दोनों है, A भी है और B भी है। तो मतलब दोनों के जो मॉलिक्यूल्स हैं बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेपर प्रेशर, राइट। तो यहाँ पर हमने प्योर वेपर प्रेशर लिखा है क्योंकि ये सिर्फ इनके ही मॉलिक्यूल्स थे यहाँ पर, तो अपने मॉलिक्यूल्स के वेपर प्रेशर यही एग्जर्ट करेंगे, इसलिए वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी दैट इज P0। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड दैट P0 मीन्स व्हाट, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ दिस प्योर लिक्विड, जिसमें सिर्फ यही है। पर यहाँ पर तो सोल्यूशन में दोनों है, तो यहाँ पर वेपर प्रेशर कैसे नापेंगे हम लोग, डाल्टन लॉ अगर याद आए तो डाल्टन ने क्या कहा था, पार्शियल प्रेशर। इस सोल्यूशन में अगर दो या उससे अधिक चीज़ें हैं तो हर कोई अपना अपना जो प्रेशर एग्जर्ट करेगा उसे हम कहेंगे पार्शियल प्रेशर। तो यहाँ से नॉट साइन हट गया, सो दिस इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। अब किसका ज़्यादा किसका कम है वो अभी हमें नहीं पता, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। एंड देयर इज़ अ लॉ जो कि राउल्ट भैया ने बनाया है और ये लॉ कहता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन द सोल्यूशन। तो ये सोल्यूशन में इसका जो मोल फ्रैक्शन निकलेगा, ठीक है, उससे ये पार्शियल प्रेशर जो भी है इस सोल्यूशन में दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी। आई होप दिस इज़ क्लियर। अब हम लोग एक बहुत ब्यूटीफुल सी चीज़ देखने वाले हैं, यहाँ पर ये नोट डाउन कर लीजिए आप। P0 A is what, vapor pressure of pure liquid A and P0 B is what, vapor pressure of pure liquid B. And what is PA? PA is partial vapor pressure of component A and PB is partial vapor pressure of component B. So now what we are doing, P0 A, this is vapor pressure of pure liquid A, P0 B, this is vapor pressure of pure liquid B, and this is vapor pressure of प्योर नॉट प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। तो यहाँ पर हमने देखा कि पार्शियल वेपर प्रेशर, हमने ये देख लिया कि अगर सोल्यूशन में दो चीज़ें या तीन चीज़ों की वजह से वेपर प्रेशर बन रहा है तो हर किसी का पार्शियल वेपर प्रेशर हम कंसिडर करते हैं अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ। तो यहाँ पर पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो ये वाला इक्वेशन पहले हम कंसिडर करते हैं एंड वी राइट PA is directly proportional to XA. Partial vapor pressure of A is directly proportional to mole fraction of A. This is equation 1. Proportionality sign अगर मैं हटा दूँ तो यहाँ पर आ जाएगा K. तो PA is equal to KXA. अब हम लोग क्या कह रहे हैं कि कंसिडर करते हैं कि सोल्यूशन में सिर्फ प्योर लिक्विड A ही है, उस वेपर प्रेशर उसी के वजह से है, ठीक है। तो हम लोग लिख रहे हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ A इज इक्वल टू 1 और क्योंकि बी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है वेपर प्रेशर में तो मोल फ्रैक्शन का भी कुछ लेना देना नहीं है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी विल बिकम 0। तो अब हम क्या कर रहे हैं, वी आर सब्सटीट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2। तो k इंटू एक्स ए की जगह पर 1 डाला तो हमें मिला पी ए इज इक्वल टू के, दैट इज़ थर्ड इक्वेशन। अब प्योर ए का मतलब क्या है, प्योर ए का मतलब ये है कि उसका वेपर प्रेशर भी प्योर होगा। सो प्योर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए, तो पी ए इज इक्वल टू P0 A। तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसकी जगह पर हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, के की जगह पर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे P0 A। दिस इज इक्वेशन 4। पी ए इज इक्वल टू के, P0 A इज इक्वल टू के। तो सब्स्टिट्यूट करेंगे हम फोर्थ वाला इक्वेशन इन दिस, तो हमें मिलेगा पी ए इज इक्वल टू P0 A इंटू एक्स ए। दिस इज पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A इज इक्वल टू what, it's equal to sum of a product of vapor pressure of pure liquid and its mole fraction in the solution. So this equation is nothing but this is Raoult's law. So Raoult's law क्या बोलता है, please write it down. It says that in a solution the partial vapor pressure of component is equal to the product of mole fraction of that component and its vapor pressure in pure state. I hope this is clear. In the very similar way you can do everything same for PB as well. जहाँ पर AA है वहाँ पर PB लगाए, आपको सेम चीज़ मिलेगी. So the same equation that you get is, you get
पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी. सेम इन द सेम वे यू हैव टू डिराइव दिस ऑल्सो. आई होप दिस इज़ क्लियर. तो बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे. ये भी तो आपको पता है कि लिक्विड फेज़ में आपका zeta1 zeta2 मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड है, ठीक है. तो ये इन टर्म्स ऑफ मोल्स हम लोग करते हैं. zeta1 इज इक्वल टू n1 अपॉन n1 प्लस n2, या XA या zeta A इज इक्वल टू Na अपॉन Na प्लस Nb. तो नंबर ऑफ मोल्स के टर्म्स में करते हैं. ये जो है y1 एंड y2 ये गैसियस फेज़ के लिए होता है. मान लीजिए बहुत सारे इसमें क्वेश्चंस में आपको गैसियस फेज़ के मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करने के लिए बोल दिया है. तो वहाँ पर आप क्या करोगे, आप इस्तेमाल करोगे y1 एंड y2 का, एंड दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ प्रेशर. तो यहाँ पर आप देख सकते हो YA या 1 इज़ इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ A अपॉन टोटल प्रेशर. तो टोटल प्रेशर का फॉर्मूला आपको पता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ A प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ B. तो उसकी जगह पर आप PT भी लिख सकते हैं. सो पार्शियल प्रेशर ऑफ A अपॉन टोटल प्रेशर. अगेन ये अगर चीज़ यहाँ पर चली जाए तो y इंटू पी टी इज इक्वल टू पी ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ A. तो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं. सिमिलर गोज़ विथ वाई बी इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ B अपॉन टोटल प्रेशर. एंड अगेन टोटल प्रेशर को अगर आप यहाँ पर लेकर आ जाओ तो वाई बी इंटू टोटल प्रेशर गिव्स यू पार्शियल प्रेशर ऑफ B. आई होप. तो अब हम लोग बात करते हैं टोटल प्रेशर की बात करते हैं. डाल्टन का लॉ हमको याद है 11th स्टैंडर्ड में. टोटल प्रेशर इज सम ऑफ ऑल पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस. तो ये टोटल प्रेशर है एंड ये दो प्रेशर थे सोल्यूशन में. तो वो गैसेस के टर्म्स में हम बात कर रहे थे. अब यहाँ पर हम लिक्विड के टर्म्स में बात कर रहे हैं. सो टोटल प्रेशर वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन इज इक्वल टू पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट B. सिंस वी नो दैट PA इज इक्वल टू P नॉट A into XA plus PB is equal to P naught B into XB, right? So we can substitute these values over here. PA और PB की जगह पर हम लोग ये सब्सिट्यूट करेंगे. तो यहाँ पे हमने सब्सिट्यूट कर दिया. बट वी नो दैट सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1. तो XA प्लस XB इज इक्वल टू 1. तो XA को हम कैसे लिख सकते हैं, XA की जगह पर हम लिख सकते हैं 1 माइनस XB. तो ये चीज़ हम यहाँ पर सब्सिट्यूट करते हैं. XA की जगह पर हम लिखते हैं 1 माइनस XB. ठीक है, 1 माइनस XB लिखने के बाद इसको अंदर की तरफ मल्टीप्लाई करें. P नॉट A इंटू 1 इज़ P नॉट A. P नॉट A इंटू XB गिव्स यू P माइनस P नॉट A इंटू XB प्लस ये एज इट इज़ लिखा है. रीअरेंज करते हैं इसको रीअरेंज करते हैं. ये जो पॉजिटिव वाला पार्ट है यहाँ लेते हैं और ये नेगेटिव वाला यहाँ पर लेकर जाते हैं. सो ऑन रीअरेंजिंग वी गेट P नॉट A प्लस P नॉट B XB. ये वाला पार्ट हम यहाँ ले आए और ये वाला पार्ट हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया माइनस P नॉट A XB. अब यहाँ पर हमने ये चीज़ एज इट इज़ लिखी. इसमें कॉमन क्या है, XB कॉमन है, उसे हमने बाहर निकाला और हमने लिखा P नॉट B माइनस P नॉट A. ये जो चीज़ है हम सेम तरीके से लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ 1 एंड 2. सो P नॉट 1 प्लस X2 P नॉट 2 माइनस P नॉट 1. बहुत सारी किताबों में इस तरीके से भी दिया हुआ होगा. तो कंफ्यूज ना हो, A की जगह 1 लिखना है, B की जगह 2 लिखना है. दिस इज़ मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट. मतलब ये पूरा चीज़ जो है हमने इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट लिख लिया. आई होप ये जो चीज़ हमने की है वो आपको समझ में आए. और याद रखें इसका उपयोग बाद में आएगा. ये जो x1 x2 वाला है ये सब चीज़ें प्रॉब्लम्स में बहुत इस्तेमाल होने वाली है. तो जब आप प्रॉब्लम करेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा. अब हम बात करते हैं कि अगर x1 एंड x2 या XA और XB जो है लिक्विड फेज़ में है तो हम लोग XA XB x1 x2 बोलते हैं. पर अगर ये गैसियस फेज़ में है तो इसकी जगह पर हम इस्तेमाल करते हैं y1 एंड y2. लेट्स सी दिस. क्योंकि कंटेनर बंद है सो अलॉन्ग विथ इवापोरेशन कंडेंसेशन विल ऑल्सो टेक प्लेस और एक इक्विलिब्रियम डेवलप हो जाएगा. तो आपको दिख रहा है यहाँ पे कि अगर कंटेनर बंद है तो इवापोरेशन होगा, साथ ही में ऊपर वो लगकर वापस से नीचे गिर जाएंगे. तो एक इक्विलिब्रियम जो है यहाँ पर डेवलप हो जाएगा. सो दिस इज़, यहाँ पर इस डायग्राम में यू कैन सी कि यहाँ पर मैंने वाटर मॉलिक्यूल्स बनाए, जो भी मॉलिक्यूल्स हैं सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स वो बनाए हैं. ये उनका वेपर प्रेशर है ऑफ प्योर लिक्विड A. तो मैंने इसको बताया कि ये सिर्फ प्योर लिक्विड A है, इसके अंदर और कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ प्योर लिक्विड A है. यहाँ पे वेपर्स ऑफ प्योर लिक्विड A, तो इनका जो वेपर प्रेशर होगा दैट विल बी P नॉट A.
आई होप दिस इज़ क्लियर कि इसका जो वेपर प्रेशर है यहाँ पे दैट इज़ पी नॉट ए। यहाँ पर जो प्रेशर है वो उड़ नहीं रहा है, तो आप इसको आराम से मैनोमीटर में देख सकते हैं कि इसका प्रेशर क्या होगा। तो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड, इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड, क्योंकि कंडेंसेशन और इवेपोरेशन एक साथ हो रहा है तो इक्विलिब्रियम डेवलप हो गया। इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड सोल्यूशन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। दूसरी तरीके से द प्रेशर ऑफ वेपर्स अबव द लिक्विड और सॉल्वेंट और द सोल्यूशन, इसके ऊपर जो भी वेपर का प्रेशर है, ठीक है, above the surface of the liquid is known as vapor pressure. So vapor pressure of pure liquid is denoted by P naught, इसको हम बोलेंगे P naught। अब बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। तो कौन सी चीज़ें जो है वो वेपर प्रेशर को अफेक्ट करेगी। तो सबसे पहला है नेचर ऑफ द लिक्विड। नेचर ऑफ द लिक्विड मतलब कि आपके जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, एटम मॉलिक्यूल्स जो भी हैं, उनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कैसा है। अगर वो स्ट्रांग है, ठीक है, तो जल्दी से वेपर प्रेशर जो है फॉर्म नहीं हो पाएंगे, वेपर्स फॉर्म नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वो तोड़ नहीं पाएंगे उन्हें जल्दी। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हैं तो ज़्यादा अमाउंट में वेपर्स बनेंगे, ठीक है, और ज़्यादा आपका वेपर प्रेशर होगा। तो यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है हमने, यहाँ पर लिया है हमने ईथर लिया है, इज वेपर प्रेशर ऑफ ईथर इज़ ग्रेटर देन दिस अल्कोहल। तो ये ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पर यू कैन सी कि इसके बीच के जो फोर्सेस हैं, वैन डर वाल्स फोर्सेस जो यहाँ पर आ रहे हैं, दीज आर वीकर। यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नज़र आ रही है कि एक ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। यहाँ पर जो फोर्सेस हैं दैट इज़ वीकर देन दिस। अगर H2O और H2O का इंटरैक्शन देखें, अगर वाटर मॉलिक्यूल H2O और H2O का इंटरैक्शन देखें तो यहाँ पर 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, H2O और H2O, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको यहाँ पर नज़र आएगी। पर वहीं पर अगर आप यहाँ पर देखो C2H5OH में, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, राइट। तो इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूँ तो सबसे वीक इंटरेक्शन किस में होगा, इसमें होगा। पर इसके मुकाबले इन दोनों में इसका इंटरेक्शन जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का वो वीक है। आई होप दिस इज़ क्लियर। नेक्स्ट फैक्टर दैट इज़ अफेक्टिंग वेपर प्रेशर इज़ टेम्परेचर। अब टेम्परेचर की बात करते हैं। हायर द टेम्परेचर ग्रेटर इज़ वेपर प्रेशर। इसे नोट डाउन करें, हायर द टेम्परेचर ग्रेटर इज़ वेपर प्रेशर बिकॉज इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीजेज काइनेटिक एनर्जी। ये तो हमने सॉलिड स्टेट में भी देखा है, थर्मल एनर्जी जो है वो टेम्परेचर के वजह से बढ़ जाती है, फिर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। तो काइनेटिक एनर्जी अगर मॉलिक्यूल्स की बढ़ गई, राइट, तो वो तो अपने सरफेस को छोड़कर भागेंगे ही ना। आप एनर्जी दे दोगे तो वो तो बस भाग जाएंगे कि चलो मिल गई आज़ादी, छूट गया पीछा। एंड मोर मॉलिक्यूल्स लीव द सरफेस ऑफ द लिक्विड एंड कम्स इनटू वेपर फेज। अब एक चीज़ का ध्यान रखें कि वेपर प्रेशर टेम्परेचर के साथ इंक्रीज़ तो होता है, पर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। आप उसको ये नहीं कह सकते कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट हाँ, वेपर प्रेशर टेम्परेचर के साथ इंक्रीज़ होगा। क्वांटिटेटिवली द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड वेपर प्रेशर इज़ गिवन बाय क्लॉसियस-क्लैपेरॉन्स इक्वेशन। तो इक्वेशन ये है, जहाँ पर P1 एंड P2 आर वेपर प्रेशर ऑफ एट T1 एंड T2। डेल्टा वेपराइजेशन एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी इज एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ द लिक्विड। तो ये वाला हो सकता है कि आपको एज MCQ पूछा जाए, इनको ऊपर नीचे कर दे, इनको थोड़ा सा बदल दे, यहाँ पर कुछ चेंजेस कर दे और फिर बोले कि 4 ऑप्शन में से राइट वाला क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन कौन सा है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये है log ऑफ P2/P1 इज इक्वल टू डेल्टा वैप H अपॉन 2.303 R ब्रैकेट में T2 - T1 अपॉन T1 T2। तो ये लर्न भी कर लेंगे, फिर भी यू मे टेंड टू फॉरगेट इट कि हाँ ये क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट कंटेनर, अभी ये एस्ट्रिक दिया है, मतलब ये सिर्फ ज्ञान के लिए है। कंटेनर के शेप और साइज़ से वेपर प्रेशर का कुछ लेना देना नहीं है। वेपर प्रेशर जितने बनने हैं, बॉइलिंग पॉइंट अटेन करने के बाद वेपर्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। क्या शेप है, क्या साइज़ है उसका, उससे कुछ मतलब नहीं है, वो उतनी क्वांटिटी में ही बनेंगे। आई होप this is clear. Okay, now there are few points that is to be noted. The Raoult's law is applicable only if two components that the binary solution is homogeneous and both of them are volatile liquids. Alright, there should be at least one volatile liquid in that, ताकि वेपर प्रेशर तो क्रिएट हो, क्योंकि पूरा का पूरा वेपर प्रेशर पे तो डिपेंड है। द लॉ इज़ नॉट एप्लीकेबल इफ़ 2 लिक्विड्स आर नॉट कम्प्लीटली मिसिबल।
तो अगर वो दोनों चीज़ें मिसेबल नहीं है तो वो होमोजीनियस आपको कैसे नज़र आएगी? मिसेबल नहीं है तो लॉ फॉलो नहीं करेगा। इफ़ द अबव ग्राफ डिस्क्राइब x1 एंड x2 या xa एंड xb डिनोट द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन द लिक्विड फेज। हमने लिक्विड और गैसियस फेज दोनों की बात की है। Since both the constituent are volatile, the vapors above them will contain both of them, XA, PA and PB. The vapors will, however, will be richer. It will be more volatile constituent. तो जैसे कि मैंने ग्राफ में समझाया कि एक ऊपर की तरफ है, एक नीचे की तरफ है, और काफ़ी किताबों में एक ऊपर और एक नीचे की तरफ दिया हुआ है। तो कह रहे हैं कि जो ज़्यादा volatile होगा तो वो आपको नज़र आ जाएगा ग्राफ में। लिक्विड ओके, सो नाउ अब हम लोग बात करेंगे किसकी? ग्राफ की। तो अब ग्राफ यू कैन सी कि ग्राफ क्या है। ग्राफ देख सकते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल सा ग्राफ है। तो यहाँ पर है हमारा वेपर प्रेशर, द रिलेशनशिप बिटवीन वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन। तो एक्स एक्सिस पे मोल फ्रैक्शन आएगा, वाई एक्सिस पे वेपर प्रेशर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये साइड में आपका जो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए है दैट विल बी इक्वल टू 1 और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी को हम 0 रखेंगे। सिमिलरली ये साइड पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए को हम 0 रखेंगे और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी को हम 1 रखेंगे। तो ग्राफ जो है कुछ इस तरीके से जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक्स बी की वैल्यू 0 है तो एक्स ए जो है बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर एक्स ए 0, एक्स बी इज़ 1, तो ये बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, ये यहाँ पर आ रहा है। ये साइड में एक्स ए 1 है, तो ये साइड में प्रेशर किसका दिखेगा? कंपोनेंट ए का दिखेगा। तो दिस इज़ पी नॉट ए, इसकी वैल्यू यहाँ पर है। सिमिलरली यहाँ पर एक्स बी 1 है, तो यहाँ पर वेपर प्रेशर किसका दिखेगा? यहाँ पर वेपर प्रेशर बी का दिखेगा। दिस इज़ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अब आपके सोल्यूशन में सिर्फ कंपोनेंट ए है, तो वेपर प्रेशर विल बी ऑफ प्योर लिक्विड ए। यहाँ पर वेपर प्रेशर ऑफ ओनली प्योर लिक्विड ए। क्यों? क्योंकि सिर्फ कंपोनेंट ए ही है सोल्यूशन में। ये साइड पर हम देखें तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज़ 0, मतलब कि सिर्फ प्योर कंपोनेंट बी है, तो यहाँ पर वेपर प्रेशर सिर्फ किसका होगा? बी का होगा। सो पी नॉट बी। तो यहाँ पर से हमने ये लाइन यहाँ पर ज्वाइन की है, यहाँ पर से हमने ये लाइन यहाँ पर ज्वाइन की है। पहली वाली लाइन हमें बता रही है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए। दूसरी वाली लाइन हमें, जिसे हमने नंबर किया है 2, दैट इज़ टॉकिंग अबाउट पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी इज इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी। और ये जो थर्ड लाइन है दिस इज शोइंग total vapor pressure, that is partial vapor pressure of A plus partial vapor pressure of B. So you can see कि slanting ये लाइन ऊपर की तरफ जा रही है। ये लाइन आप कैसे भी बना सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि बस यही ऊपर ये नीचे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जिसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा वो ऊपर की तरफ होगा, जिसका वेपर प्रेशर कम होगा वो नीचे की तरफ होगा। समझ में आई बात? तो हर बुक में आप देखोगे कि ये वाली साइड ज़रा ऊपर है, ये वाली साइड ज़रा नीचे है, और ये स्लैंटिंग ऐसे इस तरीके से जारी है। सो दिस वाज द फर्स्ट ग्राफ एंड वी हैव कंप्लीटेड वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, लिक्विड सोल्यूशन वेयर बोथ द कंपोनेंट्स वर वोलेटाइल। अब हम बात करेंगे दूसरे सोल्यूशन की जिसमें एक नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट है और एक वोलेटाइल कंपोनेंट है। उसका मतलब क्या होगा कि सिर्फ एक ही कंपोनेंट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर वेपर प्रेशर, दूसरा वाला रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। Liquid pairs that obey the Raoult's law are called ideal solution. Obey not all concentration. Such pair are limited because ऐसे बिहेवियर होना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन जब बहुत कम हो तो सोल्यूशन आइडियली बिहेव कर सकते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स हैं बेंजीन प्लस टोलुइन, हेक्सेन, हेप्टेन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। तो यू कैन सी कि बेंजीन और टोलुइन ऑलमोस्ट सेम है। क्या ज़्यादा डिफरेंस है? बस इसके अंदर एक कार्बन ज़्यादा लग गया है। हेक्सेन और हेप्टेन अगेन एक कार्बन ज़्यादा लग गया है। क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन, क्लोरो और ब्रोमो एक दूसरे के ऊपर नीचे ही तो आते हैं। क्या ज़्यादा फ़र्क है? नहीं है ज़्यादा फ़र्क। तो इनके जो मिक्सचर्स होंगे वो आइडियली बिहेव करेंगे और वो रॉल्ट्स लॉ भी फॉलो करेंगे एट ऑल कॉन्सेंट्रेशंस, ठीक है। तो ये पॉइंट्स थे कुछ जो आपको नोट करने थे। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। एंड द टॉपिक इज़ वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन ऑफ सॉलिड। सो अब टॉपिक क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड एंड रॉल्ट्स लॉ। तो एक हमने कर लिया लिक्विड एंड लिक्विड। अब हम बात करें सॉलिड एंड लिक्विड की। यहाँ पर आपको 2 बीकर नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो ये प्योर सॉल्वेंट वाला बीकर है जिसमें आपका वोलेटाइल सॉल्वेंट है,
एक दो कंपोनेंट में से एक कंपोनेंट है जो कि वोलेटाइल है, तो इसके वजह से जो वेपर्स क्रिएट होंगे और कितने सारे वेपर्स क्रिएट होंगे वो आप देख सकते हैं, क्योंकि ये वोलेटाइल है तो ज़्यादा वेपर्स क्रिएट होंगे। दैट इज़ P01, मैंने यहाँ पे P01 लिया है, आप P0A ले सकते हैं। सो दिस इज़ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ये जो लाइन मैंने यहाँ पर बनाई है ये बता रहा है कि ये इनिशियल स्टेट है, कि यहाँ पर इस सोल्यूशन में, इस बीकर में सोल्यूशन है, तो यहाँ पर भी सॉल्वेंट जो है इस लेवल पर था, और जैसे ही आपने इसके अंदर एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल दिया, मतलब दूसरा कंपोनेंट डाल दिया जैसे कंपोनेंट बी, तो क्या हो गया, वो रेज हो गया, सोल्यूशन का जो लेवल है वो रेज हो गया। तो हियर यू कैन सी ये जो रेड पार्टिकल्स हैं ये सोल्यूट पार्टिकल्स हैं। क्या है, सोल्यूट पार्टिकल्स। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे लेस वेपर्स फॉर्म हुए हैं। तो लेस वेपर्स क्यों फॉर्म हुए हैं? लेस वेपर्स इसलिए फॉर्म हुए हैं क्योंकि आपका जो दूसरा कंपोनेंट दैट इज़ नॉन वोलेटाइल, तो वेपर्स तो वो क्रिएट करेगा नहीं, पर सरफेस पे जाके बैठ गया है। और पहले ही हमने देखा कि इवापोरेशन इज़ अ सरफेस फिनोमेना, मतलब कि यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं वो पहले रिस्पॉन्सिबल होंगे वेपर्स बनाने के लिए, फिर जो बल्क मॉलिक्यूल्स हैं वो होंगे। पर यहाँ पर तो पहले से सोल्यूट पार्टिकल्स भी बैठे हुए हैं जो कि नॉन वोलेटाइल है, और वो कंट्रीब्यूशन देंगे नहीं वेपर प्रेशर में। तो यहाँ पर जितने भी वोलेटाइल कंपोनेंट प्रेजेंट है सिर्फ वो ही कंट्रीब्यूशन देंगे। तो उसके वजह से यहाँ पर कम वोलेटाइल कंपोनेंट पार्टिकल्स होने की वजह से क्या होगा कि वेपर्स जो है वो कम फॉर्म होंगे, और क्योंकि वेपर्स कम फॉर्म होंगे तो वेपर प्रेशर भी कम होगा। सो इससे हम एक चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं, दैट ऑन एडिशन ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट टू अ solvent, what will happen, the vapor pressure will decrease, there will be lowering in vapor pressure. So how to lower the vapor pressure? By adding some non volatile solute. So example लेते हैं, घर गुरुत्व एग्जाम्पल ले लेते हैं। पानी हम बॉईल कर रहे हैं, 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल हो रहा है, 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल हो रहा है, तो वेपर्स भी तब क्रिएट हो रहे हैं। पर मान लेते हैं कि हम आलू उबाल रहे हैं, अंडा उबाल रहे हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, हम सॉल्ट डाल देते हैं। सो सॉल्ट डालने की वजह से क्या होता है कि बॉइलिंग, जैसे ही हम नमक डाल देते हैं तो क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ हो जाता है, या कुछ और चीज़ डाल देते हैं तो क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा मतलब वेपर्स देरी से फॉर्म होंगे। समझ में आ रही बात, देरी से फॉर्म होंगे और जल्दी ज़्यादा फॉर्म होंगे नहीं। अगर बॉइलिंग पॉइंट पानी अपना भी अटेंड कर लेता है, ठीक है, तभी भी वेपर जो है वो बहुत कम फॉर्म होंगे उसके वजह से। समझ में आई बात। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसीलिए वो नमक या कुछ चीज़ डाले जाते हैं, क्यों, ताकि वो पानी जल्दी उबाल के इवेपोरेट ना हो, उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाए और जो हम उबालने के लिए चीज़ रख रहे हैं वो आराम से अच्छे से उबल जाए। जो ऑस्मोसिस वाली चीज़ है वो भी आएगी उसके अंदर। So evaporation is a surface phenomena. On adding a non-volatile solute to a volatile solvent, the vapor pressure of the solution decreases. It decreases, that means it helps in lowering the vapor pressure. Addition of a non-volatile solute lowers the vapor pressure. इस solution में दो components हैं, 1 and 2, but vapor pressure सिर्फ और सिर्फ solvent के वजह से है। तो राउल्ट्स लॉ क्या बोलेगा, राउल्ट्स लॉ को तो सिर्फ volatile component चाहिए, तो वो क्या बोलेगा, in a solution the partial vapor pressure due to each volatile component is directly proportional to the mole fraction of that component. Each volatile component, तो volatile component सिर्फ एक ही है, that is 1, P1 और PA. So partial vapor pressure of A is directly proportional to the mole fraction of A, और partial vapor pressure of component 1 is directly proportional to the mole fraction of component 1. दिस P1 इज इक्वल टू P1 नॉट X1, जो कि हम लोगों ने पहले भी देखा। हमने कौन से टर्म्स में देखा था, पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A ऑफ द प्योर सॉल्वेंट इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन। सो P1 और PA इज वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, दिस इज़ वेपर प्रेशर। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर मैम आपने पार्शियल क्यों नहीं लिखा। पार्शियल इसलिए लिखा क्योंकि वेपर प्रेशर तो सिर्फ एक ही कंपोनेंट की वजह से आ रहा है, तो पार्शियल वेपर प्रेशर लिखो नहीं लिखो इट डजेंट मैटर। सो वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू, दिस इज़ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड दिस इज इट्स मोल फ्रैक्शन। तो हमने अभी थोड़ा टाइम पहले देखा था कि x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1, तो x1 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस x2। सो आई हैव रिटन हियर 1 माइनस x2। अब ये वाली चीज़ को मैं यहाँ ले आती हूँ और इसको यहाँ पर शिफ्ट कर देती हूँ। तो P1 इज इक्वल टू P1 नॉट माइनस P1 नॉट इंटू x2, इसको यहाँ पर मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हुआ, ये वाली चीज़ को मैं यहाँ लेकर आ रही हूँ, ये वाली चीज़ को मैं यहाँ ले आ रही हूँ।
So P1 naught X2 is equal to P1 naught minus P1. This is nothing but this is lowering of vapor pressure. Lowering of vapor pressure. P1 naught minus P1. इसका मतलब क्या होता है? चेंज इन वेपर प्रेशर. चेंज इन वेपर प्रेशर किसकी वजह से हो रहा है कि आपका जो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट है उसमें से आप माइनस कर रहे हैं वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन. सो दिस इज डेल्टा पी. डेल्टा पी इज़ नथिंग बट चेंज इन वेपर प्रेशर एंड दिस स्टैंड्स फॉर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. ये दोनों इक्वेशंस जो हैं वो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के लिए स्टैंड होते हैं. लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कैसे होता है? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कैसे होगा? जब आप नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल दोगे आपके वोलेटाइल सॉल्वेंट में तो क्या होगा? वेपर प्रेशर कम हो जाएगा. तो यहाँ पर हमने लिखा है चेंज इन वेपर प्रेशर, मतलब कि आपके जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है दैट इज़ मोर दैन द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन. तो उन दोनों के डिफरेंसेस में आपको लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मिलेगा दैट इज़ डेल्टा पी. इन द वेरी सिमिलर वे इस इक्वेशन को अगर हम फॉर्मुलेट कर दें, रीअरेंज कर दें, इस P1 नॉट को अगर हम नीचे लेकर आ जाएँ तो क्या होगा? हमें मिलेगा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. रिलेट कर रहे हैं ना हम रिलेट कर रहे हैं इन दोनों चीज़ों को. इसको यहाँ पर लेकर जा रहे हैं और रिलेट कर देख रहे हैं कि कितना वेपर प्रेशर में लोअरिंग हुआ है. सो दिस इज़ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. Lowering of the ratio of lowering of vapor pressure to the vapor pressure of pure solvent is known as relative lowering of vapor pressure, and relative lowering of vapor pressure is directly proportional to the mole fraction of solute. It is directly proportional to the mole, it is equal to mole fraction of solute. तो जब आप बोल रहे equal to mole fraction of solute, मोल फ्रैक्शन क्या होता है सोल्यूट का? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट जो कि न्यूमरेटर में है. सो व्हेन यू राइट दिस डाउन तो आपको समझ में आएगा कि X2 इज़ नथिंग बट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल मोल्स दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. मतलब कि सोल्यूट पे डिपेंड हो रहा है आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. एंड द डेफिनेशन ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी says that the properties of the solution which depend upon number of solute particles, that is mole, molecules, ions, mole fraction of solute particle, and does not depend upon the nature of the solute particle. मतलब आपका जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं, जिसमें से सबसे पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने देखी दैट इज़ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एंड वी हैव सीन दैट इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इट इज़ इक्वल टू मोल फ्रैक्शन. मोल फ्रैक्शन क्या है? X2 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 प्लस N2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन N1 प्लस N2. X2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स and X2 is directly proportional to relative lowering of vapor pressure. Hence, relative lowering of vapor pressure is directly proportional to number of moles of solute. समझ में आ रही है बात? तो ये कुछ नहीं है. According to the definition of colligative property, we prove the first colligative property, relative lowering of vapor pressure. तो जो आपको बोला जाए कि ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि relative lowering of vapor pressure कैसे बता सकते हो colligative property है, तो हम ऐसे बता सकते हैं. इस इक्वेशन से हम ऐसे बता सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड हो रहा है हमारा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, उसके नेचर पे नहीं डिपेंड हो रहा है कि उसका नेचर क्या है, पर उसमें कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट है सोल्यूट के उस पे डिपेंड हो रहा है. अंडरस्टूड? सो वी स्टार्टेड अप विद द वेरी फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. वी प्रूव्ड द वेरी फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दैट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. आई होप दिस इज clear. In the next lecture we are going to discuss about the ideal and non-ideal solutions. Thank you.